नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने वेदिका क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन सेकेंड ईयर थ्योरी सब्जेक्ट के मोस्ट क्वेश्चंस की, जो आपके विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं और आईटीआई की एनसीईआरटी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, यदि एक सिंगल फेज चलने के दौरान विफल हो जाता है तो 3 फेज प्रेरण मोटर को क्या होता है। ए, मोटर सामान्य रूप से चलती है। बी, मोटर तुरंत बंद हो जाएगी। सी, मोटर धीरे धीरे चलेगी लेकिन आखिरकार जल जाती है। डी, मोटर अनियमित रूप से चल जाएगी। यानी आपका सिस्टम तो 3 फेज का है, ठीक है, लेकिन आपको 3 फेज सप्लाई मिल नहीं रही है, सिर्फ आपको 2 फेज प्राप्त हो रहा है, 1 फेज मिल नहीं रहा है। तो मोटर की स्थिति है, तो यहाँ पे अपना सी ऑप्शन का राइट आंसर होगा कि मोटर धीरे धीरे चलेगी लेकिन कुछ समय पश्चात मोटर आपकी जल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोड के साथ चलने के दौरान एक कट ऑफ होने पर 3 फेज इंडक्शन मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी लोड के साथ चल रही है और उसके में कट ऑफ यानी उसको ऑफ कर दिया जाए तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। मोटर एक बार रुक जाएगी। बी, मोटर सामान्य रूप से चलेगी। सी, मोटर धीमी गति के साथ गुनगुने शोर के साथ चलेगी। डी, मोटर धीमी गति के साथ चलेगी लेकिन थोड़ी देर बाद वाइंडिंग उसकी जल जाएगी। तो यहाँ पे अपना डी ऑप्शन का राइट आंसर होगा कि लोड के साथ चलने पर अगर उसको एक कट यानी आपकी 3 फेज की मोटर है और उस पर पूर्ण लोड डाल रखा है, लेकिन पूर्ण लोड की स्थिति में उसका एक फेज आउट हो जाएगा, यानी एक फेज कट जाता है, ठीक है, और अब मोटर पर संपूर्ण भार 2 फेज पे आ गया है, तो मोटर चलेगी जरूर लेकिन कुछ समय पश्चात उसकी वाइंडिंग जल जाएगी। तो इसमें अपना डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक कलाबद्ध यानी फेज सीक्वेंस जो आपका होता है, प्रीवेंट के साथ स्टार्टर चालू नहीं होने का क्या कारण होगा। यानी प्रीवेटर के साथ आपका स्टार्टर चालू नहीं हो रहा है तो उसका रीजन क्या होगा। ए, अनुचित कलाक्रम। बी, लाइन वोल्टेज में उतार चढ़ाव। सी, आपूर्ति लाइनों में ढीले संयोजन। डी, मोटर पर गलत टर्मिनलों का संयोजन। तो यहाँ पे अपना सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा कि संयोजनों का ढीला होने के कारण प्रीवेंट के साथ स्टार्टर ऑन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोड होने पर एक 3 फेज इंडक्शन मोटर में कम गति चलने का क्या दोष होगा। यानी आपकी 3 फेज की मोटर है जो संपूर्ण लोड पर चल रही है, लेकिन उसकी स्पीड क्या है, बहुत ही कम है, उसकी गति का मान आरपीएम के अंदर आपको कम प्राप्त हो रहा है। तो उसका रीजन क्या होगा। ऑप्शन ए, मोटर के गलत कनेक्शन। बी, गलत स्टार्टर का प्रयोग। सी, रोटर वाइंडिंग में खुला सर्किट। डी, रोटर स्टेटर वाइंडिंग का आंशिक रूप से लघु पतन या शॉर्ट होना। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा कि अगर आपको किसी भी मोटर की निर्धारित गति प्राप्त नहीं हो रही है तो उसके अंदर उसका फॉल्ट होगा कि स्टार्टर की जो वाइंडिंग है वो शॉर्ट हो चुकी है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी दोष स्थिति में थर्मल रिले एसी प्रेरण की रक्षा करती है। तो आपको जो थर्मल रिले होती है वो अधिभार यानी ओवरलोड स्थिति के अंदर ए, शॉर्ट सर्किट में। बी, ओपन सर्किट में। सी, ओवर करंट में। डी, अंडर वोल्टेज में। तो जैसे नाम से पता चल रहा है ओवरलोड, तो अपना सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा ओवर करंट की स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर की रोटर तुल्यकालिक गति को प्राप्त कर लेती है तो रोटर पर क्या होगा। ए, गति कम हो जाती है। गति बढ़ जाती है। गति समान रहेगी या रोटर बार क्षतिग्रस्त हो जाएगी। तो यहाँ पे अपना डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, रोटर बार क्षतिग्रस्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंडक्शन मोटर के रोटर में खुले सर्किट में क्या प्रभाव होता है। यानी जो आपका ओपन सर्किट होता है, कोई भी रोटर है उसके अंदर, उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। ए, मोटर शुरू नहीं होएगी। बी, मोटर ओवर हीटिंग हो जाएगी। सी, शाफ्ट पर अतिरिक्त कंपन। डी, मोटर बहुत ही कम गति से चलेगी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा कि रोटर के अंदर जो ओपन सर्किट फॉल्ट दोष होएगा उसके कारण आपका मोटर बहुत ही कम गति को प्राप्त करेगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोटर की कुछ समय चलने के बाद फ्यूज के लगातार उड़ने का क्या कारण होगा। यानी मोटर चल रही है लेकिन आपका जो फ्यूज है वो बार बार उड़ जाता है या एमसीबी बार बार ट्रिप हो जाएगी। तो उसका रीज़न क्या होगा। तो दिए गए 4 ऑप्शन है, अनुचित अर्थिंग, मोटर की ओवरलोडिंग। सी, भार वोल्टेज में उतार चढ़ाव। डी, वाइंडिंग खराब इंसुलेशन। यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा कि आपकी जो मोटर है अपनी, तो मोटर की जो वाइंडिंग है उस वाइंडिंग का इंसुलेशन खराब हो चुका है और वाइंडिंग आपस में शॉर्ट होने के कारण
आपका फ्यूज लगातार उड़ने की संभावनाएं रहती है। तो यहाँ पे अपना डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 3 फेज प्रेरण मोटर का क्या होता है अगर एक फेज शुरू होने के दौरान विफल हो जाएगा। यानी आपकी जो सिस्टम है 3 फेज वाइंडिंग, वो ऑपरेट होने पर जो आपकी 3 फेज है वो तीनों प्राप्त नहीं होकर सिर्फ 2 ही प्राप्त हो रहे हैं, एक आपका विफल हो गया है, तो क्या होगा। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। मोटर चलेगी, तुरंत रुक जाएगी, मोटर लगातार धीमी गति करेगी, मोटर चलती है, धारा अधिक लेगी या नियमित गति करेगी। तो यहाँ पे ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। मोटर चलती है लेकिन तुरंत ही रुक जाएगी, यानी उसको पूरा मान नहीं प्राप्त होने की वजह से वो स्टार्ट होगी लेकिन हाथों हाथ अपनी रुक जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 3 फेज प्रेरण मोटर स्टार्टर का सिंगल फेज प्रिवेंटर के साथ बार बार ट्रिप होने का रीज़न क्या होगा। यानी आपका जो 3 फेज मोटर है उसके स्टार्टर का जो सिंगल प्रिवेंट है वो अगर बार बार ट्रिप हो रहा है तो उसका रीज़न क्या होगा। ए, गलत फ्यूज रेटिंग, बी, असंतुलित लोड लाइन, डी आपका OLR की गलत सेटिंग, या डी आपका अनुचित कलाक्रम। तो यहाँ पे अपना सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, OLR की गलत सेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 3 फेज मोटर स्टेटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर परीक्षण करते समय हेक्सल ब्लेड रखकर लघुपतित कुंडली दोष क्या प्रदर्शित करता है। यानी अपन ने आर्मेचर होता है उसका जो उसका एक फॉल्ट को ज्ञात करने के लिए उसे ग्राउलर के ऊपर रखते हैं, फिर उसके ऊपर एक हेक्सल ब्लेड लगाते हैं, वो कौन सा दर्शाता है। तो इसमें ये होगा अपना ए, हेक्सा ब्लेड गर्म हो जाती है, बी, हेक्सा ब्लेड में तेज़ी से कंपन होगा, सी, हेक्सा ब्लेड स्लॉट के खिलाफ रिप्लेस करेगी एंटी, डी, स्लॉट पर वाइंडिंग घूमने से आकर्षित होगी। तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, हेक्सा ब्लेड में तेज़ी से कंपन होगा, जिससे अपन को आर्मेचर के होने वाले फॉल्ट को याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिंगल फेज प्रेरण मोटर का क्या सिद्धांत है। यानी अपनी जो सिंगल फेज प्रेरण मोटर है वो किस सिद्धांत पे कार्य करती है। तो आप सभी ध्यान रखना, ये अपनी जो सिंगल फेज प्रेरण मोटर है वो लेंज के सिद्धांत पर कार्य करती है, लेंज के नियम के अनुसार। तो यहाँ पे अपना ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंगल फेज मोटर का क्या नाम है। यानी आगे आपको एक मोटर का कनेक्शन डायग्राम दे रखा है और पूछा है कि इस मोटर का जो कनेक्शन डायग्राम है वो क्या है। तो अपन इसमें देख रहे हैं कि ये जो आपकी मोटर है उसमें देखो, एक तो आपको ये जो इसमें दे रखी है ये तो इसकी फील्ड वाइंडिंग, ठीक है, और ये इसकी है अपने रनिंग वाइंडिंग। एक तरफ इसमें कैपेसिटर लगा है और बीच में ये जो आपका आर्मेचर का सिस्टम दे रखा है। तो अपन देखेंगे भाई इसमें आपको पता है एक रनिंग वाइंडिंग, एक अपनी स्टार्टिंग वाइंडिंग। यानी रनिंग वाइंडिंग जो इसके साथ संपूर्ण कार्य में कार्य करती है, स्टार्टिंग वाइंडिंग सिर्फ इसे स्टार्ट करने का कार्य करेगी। कैपेसिटर का काम इसको होता है उत्तेजना को बढ़ाना। तो देखो कैपेसिटर के साथ देख रहे हैं यहाँ पे अपने किसी प्रकार से कोई सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं लग रखा है, तो ये हो जाएगी अपनी स्थायी कैपेसिटर आधारित मोटर। अब अपने इसके ऑप्शन देखते हैं, स्थायी कैपेसिटर आधारित मोटर, बी, इंडक्शन कैपेसिटर रन मोटर, सी, कैपेसिटर स्टार्ट रन मोटर, डी, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। तो यहाँ पे आपको पता है भी कैपेसिटर के साथ में किसी प्रकार से कोई सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं लगा है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, स्थायी संधारित्र मोटर यानी परमानेंट कैपेसिटर मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि स्लिप्ड चरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या होगा। यानी जो सिर्फ फेज मोटर होती है वो किस सिद्धांत पर कार्य करेगी, यानी सिंगल फेज की होगी। तो यहाँ पे अपना इसमें भी लेंज का नियम सिद्धांत होगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि सिंगल फेज मोटर किस प्रकार की है। यानी देखो फिर से अपने एक डायग्राम दिया गया है और उसमें विभिन्न प्रकार के कैपेसिटर का संयोजन किया गया है। तो अपन देखें तो जैसे 2 वाइंडिंग्स है, तो ये तो आ गई अपनी रनिंग वाइंडिंग और ये हो गई इसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग। अब इनके बीच में यहाँ पे ये जो कैपेसिटर का संयोजन किया गया है, अगर अपन इनको अच्छे से देखें तो अपन देखेंगे भी एक तो 2 कैपेसिटर लगे हैं, ठीक है, C1 व C2, लेकिन एक कैपेसिटर के साथ में यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच का भी संयोजन किया गया है। इस सेंट्रीफ्यूगल स्विच का मतलब ये होगा कि मोटर जब आपकी पूर्ण गति प्राप्त कर लेगी तो अपन इस सेंट्रीफ्यूगल स्विच को ऑफ करके इस कैपेसिटर का मान हटा सकते हैं, या इस कैपेसिटर का जो इफेक्ट इस मोटर के ऊपर पड़ रहा था उसको अपन बंद कर सकते हैं। तो ये होगा इसका, तो इस मोटर का नाम होगा भाई, एक तो हो गई आपकी रनिंग वाइंडिंग, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग और 2 कैपेसिटर है। 2 कैपेसिटर में से एक कैपेसिटर तो है आपका स्थायी, ठीक है, और दूसरा कैपेसिटर है आपका रनिंग। तो इस मोटर का नाम होगा
स्टार्टिंग व रनिंग कैपेसिटर मोटर। तो आगे देखते हैं अपने ऑप्शन, आपका यूनिवर्सल मोटर, स्थायी संधारित्र मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर या कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। तो यहाँ पे देखो, एक कैपेसिटर में 24 घंटे पूर्ण रूप से कार्य करेगा और एक कैपेसिटर निश्चित गति प्राप्त करने पर हटा दिया जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऐसी सिंगल फेज मोटर किस प्रकार को कम्यूटेटर मोटर के तहत वर्गीकृत किया जाता है। तो यहाँ पे जो ऐसी सिंगल फेज मोटर होती है उसको किस प्रकार के कम्यूटेटर मोटर के रूप में वर्गीकृत करेंगे। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं अपने, तो उसमें से बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, प्रतिकर्षित मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो आपको पता है कि सिंगल फेज को स्टार्ट करने के लिए आपके पास में भाई सिंगल फेज मोटर है, ठीक है, अगर मोटर कोई भी हो उसको अगर आपको स्टार्ट करना है तो उसके अंदर इंडक्शन होना जरूरी है। तो सिंगल फेज को मोटर को स्टार्ट करना है तो उसके अंदर फेज विभाजन विधि अपन प्रयोग करेंगे। तो ए ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर होगा कि भी उस मोटर में जो आपका एक फेज होता है उसको अपन 2 भागों में डिवाइडेशन कर देते हैं, एक रनिंग वाइंडिंग का और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग का। अब 2 फेज प्राप्त होने की वजह से बीच में लगा उसका रोटर घूर्णन गति को प्राप्त कर लेगा। तो यहाँ पे अपना ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, फेज विभाजन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंगल फेज एसी मोटर का प्रकार कौन सा होगा। यानी फिर से एक आपको कनेक्शन सर्किट डायग्राम दे रखा है मोटर का और पूछा ये मोटर कौन सी है। तो इसमें देखेंगे, देखो ये तो हो गई आपकी रनिंग वाइंडिंग, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग, ये हो गया आपका आर्मेचर, ये हो गया कैपेसिटर, और ये हो गया आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच, ये हो जाएगा फ्यूज, ये हो गए आपके डीपी यानी ऑन ऑफ करने के लिए, ये हो जाएगी आपकी लाइन धारा, ये हो जाएगी आपकी न्यूट्रल धारा, और ये आपकी सप्लाई लाइन। ठीक है, अब इसमें देखते हैं ये मोटर कौन सी है। तो ये आपकी मोटर हो जाएगी, जैसे देखिए कैपेसिटर लगा है और कैपेसिटर के साथ में सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा है, यानी इसको स्टार्ट करेंगे और फिर कैपेसिटर हटा देंगे। तो ये आपकी इंडक्शन स्टार्ट कैपेसिटर मोटर, यानी सिर्फ आपको इसको शुरू में आपको कैपेसिटर की आवश्यकता होती है। तो दिए कि 4 ऑप्शन हम देखते हैं, स्थायी कैपेसिटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन, सी आपका इंडक्शन स्टार्ट इंडक्शन, डी आपका कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, यानी सिर्फ आपका ये कैपेसिटर स्टार्ट करने का कार्य करेगा, फिर उसके अंदर इंडक्शन मोटर के भांति कार्य करेगी। तो डी ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर होगा, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सार्वभौमिक मोटर के अपकेंद्रीय स्विच गति विधि में संधारित्र सी का क्या उद्देश्य होगा। यानी जो आपका मेथड दे रखा है उसके अंदर अपन देखो संधारित्र का प्रयोग किया गया है, उसका क्या कारण होगा। ए निरंतर गति बनाए रखता है, बी पावर फैक्टर को सुधारता है, सी ओवरलोडिंग से बचाता है, डी अपने संपर्कों पर स्पार्क कम करता है। तो यहाँ पे अपना डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, यानी जो यहाँ पे जो भी संपर्क बने हुए यानी जो भी कनेक्शन बने हुए उन पे होने वाली स्पार्किंग को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सब मार्सिबल पंप्स यानी जो ट्यूबवेल्स है या कुएं जिसे अपन कहते हैं, वहाँ पे जो पंप्स यूज़ किए जाते हैं उनकी रिवाइंडिंग में कौन से वायर का उपयोग करेंगे। तो ए ऑप्शन पीवीसी कवर्ड कॉपर वायर, बी ऑप्शन सुपर एलिमेंट कॉपर वायर, डी सिंगल कॉटन कॉपर वायर, और डी आपका डबल कॉटन कॉपर वायर। तो यहाँ पे आपको पता है बी ट्यूबवेल और कुओं में जो पंप्स लगता है उसकी वाइंडिंग के लिए अपन पीवीसी कवर कॉपर वायर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे अपना ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ये थे आज के अपने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके ITI NCVT एग्जाम और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।